वेदर एंड क्लाइमेट, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये सबसे पहला टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के जो हमारा पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें क्लाइमेट है और वेदर, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मौसम एवं जलवायु, परिभाषा एवं महत्व। तो जलवायु जो हमने पहले शायद आपको बताया होगा, लेकिन आज फिर से बता देते हैं। जलवायु दो शब्दों के मेल से बना है, जल तथा वायु। जल का अर्थ होता है वर्षण से है और वायु का अर्थ पवन से है। पवन मतलब हवा, अर्थात वर्षण व पवन से ही किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। समझे? जलवायु किससे प्रभावित होती है? पवन से होती है, हवा से होती है और वर्षण मतलब वर्षा से प्रभावित होती है। इंग्लिश में क्लाइमेट, जलवायु क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट शब्द है वो क्लाइमेटा शब्द से बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी के झुकाव से है। किसके झुकाव से है? पृथ्वी के झुकाव से। हमने बताया था आपको पिछली बार जब हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे थे, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जलवायु मुख्यतः अक्षांश पृथ्वी के झुकाव पर निर्भर करती है। ठीक है ना? अक्षांश यानी लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि जो 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो जो अक्षांशीय विस्तार है पृथ्वी का, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन होता है जलवायु में। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, ठीक है ना, कोई भी पृथ्वी पर जो भी जितने भी हमारे पृथ्वी पर धरातल है, उस स्थान पर वायुमंडलीय दशाओं, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो तापमान है, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, रेन आदि के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। मतलब एक लंबे समय को हम क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। और ये कम से कम 30 वर्ष तक माना जाता है कि 30 वर्ष तक लंबे काल को तापमान, आर्द्रता, वर्षा की जो दशाएं हैं, उनका कैलकुलेशन करने के बाद में किसी भी स्थान की जलवायु का आकलन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है मौसम। मौसम क्या है? कि मौसम किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, इसमें तापमान आता है, आर्द्रता, वर्षा के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। अब देखो दोनों में अंतर है। एक का दीर्घकालीन योग है, मतलब लगभग 30 वर्ष का समय, और अल्पकालिक योग क्या है? क्षणिक भर के लिए। जैसे हम आज सुबह की बात करें, अभी मतलब वर्षा ऋतु का मौसम था। सुबह एकदम से मतलब अच्छी खासी धूप निकलती थी, है, हवाएं चलती थी, फिर दोपहर में बादल होते थे और फिर बादल होने के साथ में बरसात हो जाती थी। तो ये तुरंत मतलब मौसम क्या हो जाता है? तुरंत बदल जाता है। अभी जैसे मान लीजिए सुबह अच्छी ठंड मतलब अच्छी धूप निकल रही है, अचानक से बादल हो या बरसात हो जाएगी। शाम को ठंड ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्षणिक मतलब अल्पकालिक जो योग बनता है उसको हम मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालीन योग जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और इन तीन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन दोनों दशाओं में: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन, तापमान, वर्षा और आर्द्रता। बात करते हैं मौसम की। तो मौसम का मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है कि मौसम किस चीज़ को कहेंगे? इसमें किसी स्थान विशेष पर समय विशेष में, किसी स्थान विशेष पर समय विशेष में वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, आर्द्रता, ओला, पाला, तूफान आदि के क्षणिक योग को मौसम कहा जाता है। इसको आदि के क्षणिक योग को मौसम कहा जाता है। टेम्परेचर बढ़ सकता है, अचानक टेम्परेचर कम हो सकता है, वायुदाब बढ़ जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा, अचानक से हवाएं चलने लग जाती हैं, वर्षा होने लग जाती है, आर्द्रता में कमी हो जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आर्द्रता कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ह्यूमिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। ओला, पाला, तूफान आदि के मतलब क्षणिक योग को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक सुधार करना चाहूँगा। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। मौसम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। देखो एक सेंटेंस पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है।
छोटे मतलब जैसे पीपल लावा का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन ये ऐसे मतलब पास में गाँव में घिचला है ना? तो घिचलाई में बारिश नहीं होगी, कोलाय, कोलाय में बारिश नहीं होगी, सोनकच्छ में बारिश नहीं होगी, लेकिन पीपलला में बारिश हो रही है। तो क्या है, ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। हो सकता है कि यहाँ पे एकदम से अचानक से तेज आंधी आए और बरसात हो जाए। ये बरसात कोलाय में नहीं हो पाए, भोपाल में नहीं हुए, सोनकच्छ में नहीं हुए, देवास में नहीं हुए, है ना? इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि एक छोटे से क्षेत्र को ये प्रभावित करती है। मौसम प्राय एक दिन में कई बार बदलता है। आप देख लीजिए, जैसे जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे मतलब दोपहर होती है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है और फिर उसके बाद में धीमे-धीमे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। फिर शाम होती है, रात होती है, रात में टेम्परेचर कम होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दिन के हिसाब से जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे-वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे दिन जैसे-जैसे उतरता जाता है, वैसे-वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। मौसम किसी स्थान, प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हो? मौसम किसी स्थान या प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसी एक स्थान पर या किसी एक प्रदेश में, प्रदेश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। प्रदेश का मतलब है एक प्राकृतिक प्रदेश, जैसे रेगिस्तान है, वनस्पतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना? तो वो उनको पहाड़ी प्रदेश बोलेंगे, रेगिस्तानी प्रदेश बोलेंगे या प्राकृतिक प्रदेश बोलेंगे या वनस्पति प्रदेश बोलेंगे। तो उन प्रदेश में की वायुमंडलीय दशाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशा में क्या-क्या आता है? टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है और रेन आती है। मौसम किसी स्थान या प्रदेश की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का सूचक होता है। अगला है मौसम किसी स्थान की अल्पकाल की संपूर्ण वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। जो भी मतलब वायुमंडलीय मतलब दशाएं बनती हैं अल्पकाल के लिए, वो सभी का मतलब योग होता है मौसम। मौसम वायुमंडलीय संचरण, आर्द्रता, वर्षण के माध्यम से सूर्य तप द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना? मौसम क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। अभी हमने बताया कि छोटे से क्षेत्र में बरसात हो रही है, अगले क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, थोड़ी दूर चले जाओ, 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ पे एकदम मौसम साफ है। तो जैसे-जैसे स्थान परिवर्तित होता है, क्षण में टेम्परेचर ज़्यादा, क्षण में टेम्परेचर कम, थोड़ी सी देर में बरसात आ जाती है, थोड़ी सी देर में तूफान आ जाता है और फिर उसके बाद में मौसम एकदम साफ हो जाता है, धूप निकलने लग जाती है बरसात के बाद में। तो क्या है, तत्काल मतलब परिवर्तन होता है, शॉर्ट टर्म में परिवर्तित हो जाता है, या मान लीजिए 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उसको एक लंबा समय लगता है। बात करते हैं जलवायु की परिभाषाएं। त्रिवार्था के अनुसार क्या है? जलवायु प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं के विभिन्न रूपों का सम्मिश्रण या सामान्यीकरण है। ये क्या है? जलवायु क्या है? प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं का। अभी देखो ऋतु परिवर्तन हो रही है, अभी थोड़ा-थोड़ा ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया, अभी बरसात थी, फिर उसके बाद में ठंड के बाद में थोड़ी-सी पतझड़ वाला समय आ जाएगा, फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो क्या प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं के विभिन्न रूपों का सम्मिश्रण, ठीक है ना? अलग-अलग रूपों का जो मिश्रण होता है, उसका सामान्यीकरण भी मतलब माना जाता है जलवायु को। मॉकहाउस के अनुसार किसी स्थान की वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं, किसी स्थान की वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं जलवायु के अंतर्गत आती जाती हैं। वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं, ठीक है ना? क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम बाद में पूछना, अभी मत पूछो ना। इसमें अगली जो परिभाषा है वो डीलोंग एंड कोपे के अनुसार है। जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का सारांश अथवा सनिष्ठ योग है अथवा जलवायु मौसम का संपूर्ण योग होता है। ब्लेयर के अनुसार जलवायु मौसम के बहुरूपी प्रभावों के परिणाम अथवा सारांश को कहते हैं। तो मौसम के बहुरूपीय प्रभाव, कि किस प्रकार से मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है, जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना? तो उस परिवर्तन के बहुरूपीय प्रभावों के परिणाम के सारांश को मौसम या जलवायु कहते हैं। बात करते हैं जलवायु के तत्व। कौन कौन से जलवायु इसमें मतलब सम्मिलित किए जाते हैं? तो जलवायु के जो तत्व होते हैं जिनके द्वारा जलवायु की उत्पत्ति होती है, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। ये देखो, ये हमने जो लिया हुआ है ये क्या है? पृथ्वी का डायग्राम है। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिण ध्रुव है और बीच में जो आपको दिख रही है 0 डिग्री की लाइन, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको हम कर्क रेखा बोलते थे। ये आर्टिक सर्किल है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री की, मकर रेखा है, ये अंटार्कटिका सर्किल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा लिखा है नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये फ्रिज्ड जोन, ये टेरिड जोन है, टोरिड जोन बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है फ्रिज्ड जोन है। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये सूरज की मतलब किरणें हैं, तो सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, सनलाइट स्ट्रिक्स मोस्ट डायरेक्टली, ठीक है ना। और जो हमने पहले भी बताया है कि जो ध्रुवों पर है उसका कोण कैसा हो जाता है, इस प्रकार से सीधा हो जाएगा, मतलब ये तिरछा हो जाएगा। लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, क्या है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की होगी, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर अलग प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर मीडियम होगा वहाँ पे अलग प्रकार की जलवायु होगी। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र इसमें लिखा है फ्रिज्ड जोन, मतलब ये ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमने का कारण क्या है कि ये सूरज की जो रोशनी है वो क्या है, सीधी नहीं पड़ रही है, और सीधी नहीं पड़ने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। जलवायु भी यहाँ की अलग प्रकार की रहती है, ठंडी जलवायु रहती है, ठीक है ना। शीतोष्ण जलवायु बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, शीतोष्ण जलवायु बोलते हैं, ठीक है ना। तो शीतोष्ण जलवायु में क्या है, मौसम बहुत ठंडा है, यहाँ पे बर्फीले तूफान आते हैं। फिर उसके बाद में ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन, उसको समशीतोष्ण बोलते हैं। न तो ये उष्ण है और ना ही ये शीतोष्ण है, तो ये क्या है, समशीतोष्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी कम तिरछी मतलब किरणें पड़ रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर इस क्षेत्र और इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सामान्य होगा। यहाँ पर अधिक, सबसे अधिक टेम्परेचर यहीं पे पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पाया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण क्षेत्र। और ये भी वही क्षेत्र है समशीतोष्ण क्षेत्र, ये उत्तरी का है और ये दक्षिण का है। तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में क्या है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। बात करते हैं वायुदाब की। वायुदाब को तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, जलवाष्प में पृथ्वी की घूर्णन गति आदि प्रभावित करते हैं। क्या, एक तो टेम्परेचर, दूसरा क्या है समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा क्या है जलवाष्प, और पृथ्वी की घूर्णन गति, कि पृथ्वी किस प्रकार से अपने अक्ष पर घूम रही है। अक्ष पर मतलब जो 24 घंटे लगते हैं इसको, उसको बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। तो ये अभी हमने बताया था कि हाई प्रेशर होता है और एक लो प्रेशर होता है। तो जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा हुआ है, कोल्ड लिखा हुआ है, और लो प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे वार्म लिखा हुआ है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उल्टा सिस्टम होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तापमान, तो वायुदाब पर तापमान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये देखिए, इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो 0 डिग्री की जो लाइन है उसके पास में सबसे ज्यादा सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। अभी हमने पिछले डायग्राम में हमने देखा सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या है कि ध्रुवों पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम है इसलिए यहाँ पर प्रेशर हाई है, ठीक है ना। तो जो वायुदाब है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जैसे जैसे हम मतलब समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो सॉरी वायुदाब बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे मतलब कम होता है कि 300 मीटर अगर हम ऊपर चलते हैं तो 34 मिलीबार जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 34 मिलीबार 300 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। सागर तल पर सर्वाधिक 1013.2 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि समुद्र तल पर या फिर ये भी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र तल पर सबसे ज्यादा वायुदाब पाया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में या भूमध्य रेखा पर सबसे कम वायुदाब पाया जाएगा। आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, अभी आपने देखा होगा
कि जब हम घर से मतलब बाथरूम से नहा के निकलते हैं तो हमारा चेहरा एकदम खिंचा-खिंचा सा हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जो हवाओं में क्या है, नमी कम हो रही है, मतलब हवाएँ क्या हो रही हैं, ड्राई हो रही हैं, मतलब शुष्क हवाएँ होती जा रही हैं। किसकी वजह से? मौसम ठंडा होने की वजह से। मौसम टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है, तो हवा में नमी होती है या हवा में आर्द्रता पाई जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है, तो हवा में मतलब आर्द्रता भी कम हो जाती है। तो वायुमंडल में विद्यमान जल में परिवर्तित रूप वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, महासागर हैं, सागर हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, तो उसमें क्या होता है, सनलाइट्स पड़ती हैं या सूरज की किरणें पड़ती हैं या टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, पानी भाप बन के वायुमंडल में ऊपर उठ जाता है, और वायुमंडल ऊपर उठ जाता है तो वो हवा के साथ मतलब इतना हल्का होता है कि हवा के साथ बहने लग जाता है। तो वायुमंडल में पानी की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आर्द्रता ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो आर्द्रता कम होगी, ठीक है ना? जल को वाष्पित करने में तापमान की बड़ी भूमिका होती है, और मौसम के अनुसार किसी भी स्थान की वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना? जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, मान लीजिए कि अभी बरसात का मौसम था, तो आर्द्रता ज़्यादा थी, अभी मतलब धीमे-धीमे ठंड का मौसम आ जाएगा तो आर्द्रता कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो जलवायु दशाओं को प्रभावित करने में आर्द्रता का मुख्य योगदान होता है। वर्षा, वायु में मिला जल वाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण उषांक तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? उषांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप उषांक से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प क्या है, पानी की बूंद अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। कैसे? पानी की बूंदों के रूप में या ओले के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। कब कब गिरता है? जब ताप उषांक से नीचे गिर जाता है। इसी को वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय में बरसे हुए जल कणों या हिमकणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहां की वर्षा की माप कहते हैं। तो वर्षा का भी जलवायु के परिवर्तन में या जलवायु के कैलकुलेशन में या जलवायु के उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पे अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है वहाँ पे भी अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये थे जलवायु के एलिमेंट्स या तत्व। जलवायु की विशेषताएं देख लीजिए इसमें। तो इसमें क्या है, जलवायु की लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं की परिचायक है। क्या है? लंबी जलवायु लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं की परिचायक होती है, ठीक है ना? अभी हमने बताया था कि ये जो जलवायु को नापने के लिए कितना टाइम जरूरी है, मिनिमम 30 वर्ष। 30 वर्ष की जो मौसम की दशाएं हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करने के बाद में किसी भी स्थान की जलवायु के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। केवल सांख्यिक औसत ही नहीं, अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं किसमें, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु के में अनेक प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो भी मौसम में परिवर्तन आ रहा है उनको भी मतलब जलवायु में सम्मिलित किया जाता है। जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशा को प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब पीपलनाम की जलवायु कैसी है, हमें क्या बोलना पड़ेगा कि मालवा का जो पठार है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, या फिर रेगिस्तान का जो मतलब राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समुद्री किनारों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो एक विस्तृत क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात करते हैं। मौसम छोटे क्षेत्र के लिए होता है। पीपलनामा का मौसम कैसा है, कोलाई का मौसम कैसा है, इंदौर का कैसा है, मध्य प्रदेश का कैसा है, भारत का मौसम कैसा है। लेकिन ये जो जलवायु है वो एक बड़े क्षेत्र के लिए मतलब मापी जाती है। जैसे प्रकार से रेगिस्तान है, समुद्री किनारे हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, या फिर हम पठारी क्षेत्र हैं। तो ये क्या है, अलग अलग प्रादेशिक प्रदेश हैं, इनके बारे में जलवायु की गणना की जाती है। जलवायु द्वारा पृथ्वी में वायुमंडल की दीर्घकालीन ऊर्जा एवं पदार्थों के विनिमय की प्रक्रिया का आभास होता है। और जलवायु किसी प्रदेश की स्थायी वायुमंडलीय विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करती है। स्थायी, कौन सी? स्थायी वायुमंडलीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन सी चीज है जो जलवायु को प्रभावित करती है? सबसे पहला है अक्षांश, ठीक है ना? अभी हमने आपको बताया था लैटिट्यूड। अक्षांश का मतलब क्या है? लैटिट्यूड। ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ में 90 डिग्री तक लैटिट्यूड पाए जाते हैं, 0 डिग्री से साउथ में 90 डिग्री तक लैटिट्यूड पाए जाते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, अक्षांश। तो हमने क्या बताया कि जैसे-जैसे हम मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएँगे, ये 0 डिग्री की लाइन से ऊपर तक बढ़ते जाएँगे, तो वैसे क्या-क्या होगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है ना? ये जो रेड-रेड जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंध पाया जाता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद में ग्रीन है, ये कौन-सा है? टेम्परेट ज़ोन है। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है और ना ही कम जल टेम्परेचर पाया जाता है। फिर ऊपर जो ब्लू-ब्लू कर दिख रहा है और नीचे जो ब्लू दिख रहा है, इन दोनों क्षेत्रों में क्या है? शीत जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना? तो क्या है, धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य की ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है। अभी हमने बताया ये सनलाइट है, यहाँ पर सीधी वो पड़ रही है, लाइनें तिरछी, मतलब किरणें सीधी प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर क्या है, देखो एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है कि किस एंगल से मतलब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, ठीक है ना? तो एंगल के हिसाब से फिर क्या होता है, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो जाता है। भूमध्य रेखा पर अधिक टेम्परेचर रहता है और पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, मैंने बता दिया। अतः अधिक रहते हैं, ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती हैं, अतः किरणों तक धरातल पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है, अतः ध्रुवों की ओर भागों में सूर्य ताप की कम प्राप्ति के कारण तापमान कम रहते हैं। यही चीज मैंने अभी बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। किसी भी हाइट को अगर हम नापते हैं तो वो कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। एक लेवल हमने बना दिया है कि ये समुद्र तल है, यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई नापेंगे और वो नीचे जाएंगे तो उसकी गहराई नापेंगे, ठीक है ना? तो किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है? ये धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, ठीक है ना? मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो इसको हम मान लेते हैं ये समुद्र तल है, ये वाला इधर देखिए, ठीक है ना? तो इसमें अगर हम जैसे-जैसे हम ऊँचाई की तरफ, ये जो हाइट है, ठीक है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 15, 20 इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। और तो ये टेम्परेचर है, ठीक है ना? ये यहाँ पे मान लीजिए कि 15 डिग्री टेम्परेचर, ये 10 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, -10, -20, -30, है ना? इस प्रकार से बढ़ता मतलब घटता जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे-जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं, मतलब ऊँचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे तापमान कम होता चला जाता है, ठीक है? क्योंकि जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती जाती है, वायु हल्की होती जाती है, ठीक है ना? और वायु हल्की होती है, तो ऊपर की वायु दाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु को अधिक घनी होती है, ठीक है? धरातल के निकट की वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक रहता है। तो धरातल के आसपास जो भी वायु पाई जाएगी वो भारी वायु रहती है, जो हल्की वायु होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और जो धरातल के आसपास की जो वायु रहती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है ना? जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊँचा होगा वो उतना ठंडा होगा। समुद्र तल से जो स्थान सबसे ज़्यादा ऊँचा होगा वही अधिक ठंडा होगा। इसी कारण अधिक ऊँचाई के पर्वतीय भागों में सदा हिम जमी रहती है। सदा ही क्या है, बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर कम होते हैं और समुद्र तल के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर कभी बर्फ नहीं जमती है, या वहाँ पर ऐसी दशाएँ पाई जाती है कि वहाँ पे बर्फ जम नहीं सकती है। हमें क्या है, तो जैसे-जैसे हम मतलब समुद्र तल से ऊपर उठते जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है और उसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ता है? क्लाइमेट पे पड़ता है, जलवायु पर पड़ता है। पर्वतों की दिशा, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है ना? पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? मान लीजिए ये हवाएँ, ये जो बैंगनी कलर की जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, क्या है? ये हवाएँ, ठीक है ना? जब ये इधर से हवाएँ चलेंगी, पर्वत से टकराएँगी और फिर उसके बाद में ये नीचे उतरेंगी, ठीक है ना? पड़ता है, क्या पड़ता है यहाँ पर? हवाओं का प्रभाव पड़ता है किसके? पर्वतों की दिशाओं का। हवाएँ तापमान और वृष्टि को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना? या मान लीजिए कि अगर हल्की-हल्की हवा चल रही है और साथ में वो आर्द्रता को लेके चल रही है, मतलब हवाओं में क्या है, नमी है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर टकराएगी और टकराने, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये टकराएगी, टकराने से जो हवाएँ क्या है ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर क्या होगा, बादल का निर्माण होगा और बादल का निर्माण करने के पश्चात में ये बादल यहीं पर बरसात करा देंगे। लेकिन जैसे ही ये इस पर्वत को क्रॉस करेगी, तो ये जो बादल हैं, इसके साथ में नहीं जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, हवाएँ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएँगी, ठीक है ना? भारी हो जाएँगी तो फिर ये क्या करेंगी, नीचे उतरेंगी, और जब नीचे उतरेंगी तो हवाएँ यहाँ पर बरसात नहीं करा पाती हैं। इसी वजह से
पर्वतों का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वेजिटेशन और रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन कम पाया जाता है या पाया ही नहीं जाता। ठीक है ना? बात करते हैं अगली, समुद्र तल से दूरी या समुद्र से दूरी। ये जो आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये क्या है, समुद्र है। और ये वाला जो पार्ट है, ये स्थल भाग है। ये वाला जो पार्ट है, ये भी समुद्री क्षेत्र है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्थल भाग है। ठीक है ना? तो समुद्र तल से दूरी से क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, कि समुद्र की निकटता और दूरी जलवायु प्रभावित करती है। जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं, उनकी जलवायु सम रहती है। कैसी रहती है? एक जैसी रहती है। सम का मतलब होता है एक जैसी, न ज्यादा ठंड और न ज्यादा गर्मी। और जो स्थान दूर होते हैं, वहां पे तापमान विषम पाए जाते हैं। मतलब जब गर्मी पड़ती है, वहां अधिक तापमान रहता है, ठंड पड़ती है तो वहां अधिक ठंड पड़ती है, और बरसात भी होती है। सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठीक है ना? ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म धाराओं के निकट के क्षेत्र उष्ण रहते हैं। अतः समुद्र का प्रभाव जलवायु को विशेष प्रभावित करता है। तो ये जो समुद्र है, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाएगी? सम जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर भी सम जलवायु पाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इससे समुद्र से दूर चले जाएंगे, वहां पर जलवायु कैसी हो जाएगी? विषम जलवायु पाई जाएगी। और वहां पर क्या है, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव या दैनिक तापांतर में अधिक अंतर पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दैनिक तापांतर में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। मान लीजिए 24 डिग्री सुबह का, मतलब अधिकतम तापमान अगर 24 डिग्री है, तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री 22 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, अगर यहाँ का टेम्परेचर अधिकतम तापमान कितना है, 36 डिग्री है, तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, मतलब काफी अंतर पाया जाता है। तो समुद्र से जो दूरी है, वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगली बात करते हैं पवनों की दिशा या हवाओं की दिशा। ये क्या है? पवनों की दिशा जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं और तापमान को घटा देती हैं। इसी प्रकार हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये जो पोलर रीजन है, यहाँ से जो रेड रेड जो दिख रही हैं, अगर ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ से अगर ये हवाएं इस क्षेत्र में आएंगी, तो इस क्षेत्र को क्या कर देंगी? गर्म कर देंगे, या इसी प्रकार ठंडा कर देंगे। और इसी प्रकार से ये जो हवाएं हैं, अगर ये इस प्रकार से जाएंगी, तो यहाँ पर क्या है, गर्म हवाएं, और ये गर्म हवाएं हैं, तो यहाँ पर इधर से जाएंगी, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। अगर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, ये गर्मी बढ़ा देंगी। और गर्मी बढ़ा देंगी तो वहाँ पे जो मतलब हिम पाया जाता है, बर्फ की चादरें पाई जाती हैं, उसको धीमे धीमे पिघलाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है ना? तो क्या करती हैं, जो ठंडी हवाएं वो क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं, और जो तापमान को घटा देती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो तापमान को बढ़ा देती हैं। इसलिए हवाओं की दिशा भी जलवायु पर प्रभाव डालती है। थैंक यू।